वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है और माफ़ करिएगा, और वो चैलेंज है मईशत का। वज़ीर आज़म साहब ने जैसे ही ओथ लिया, अभी उन्होंने अपनी वफाकी काबीना भी फ़ाइनल नहीं की थी कि उन्होंने इजलास बुलाए जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की, ब्रीफिंग्स ली मईशत के हवाले से। अब भी लग तो यही रहा है कि इस फ्रंट पे फ़ैसले तेज़ी से किए जा रहे हैं या एटलीस्ट फ़ैसले डिस्कस तो हो रहे हैं। एक तरफ अगर जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए उन्होंने फ़ौरन ही मईशत के हवाले से ब्रीफिंग्स भी दी, IMF से भी मुज़ाकरात किए जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से थी। तो दूसरी तरफ अब इतलात ये भी आ रही हैं कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के हवाले से भी बहुत अहम फैसले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब एक नेशनल जो डेटा वेयर हाउस है उसकी तैयारी पर काम हो रहा है और कोशिश ये की जाएगी कि हस्पताल हों, स्कूल हों, जिम्नेजियम्स हों, ब्यूटी सलोन्स हों, इन सब को लिंक किया जाएगा सॉफ्टवेयर के साथ ताकि जो पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। इसी के साथ साथ अब बात हो रही है रिटेलर्स पर भी टैक्स लगाने की। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी कोशिश की जा रही है। मेरे ख़्याल में हम मुशर्रफ साहब के ज़माने से ऐसी कोशिशों के बारे में सुनते आए हैं। एक दफ़े फिर ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि IMF ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो 60 रुपए कर दी जाए और जो पेट्रोल पर मार्च में 18% GST ख़त्म किया गया था वो भी बहाल कर दिया जाए। मगर ऑब्वियसली यहाँ मसाइल ख़त्म नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से ये इतलात आ रही थी कि जो गैस कंपनीज़ हैं वो भी जो टैरिफ है उसमें इजाफ़ा चाह रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तीसरी दफ़े ऐसे इजाफे की रिक्वेस्ट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास जिसमें शिरकत की, वहाँ उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। इस हवाले से उन्होंने ऑडिट भी ऑर्डर कर दिया है कि ये जो पिछले इंक्रीज़ हुए हैं और गैस प्राइसेस में उसके हवाले से डेडलाइंस भी दी गई हैं। ये तो एक तरफ है फ़ैसले, दूसरी तरफ ऑब्वियसली नए वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, मगर सबकी नज़रें अब भी इसी बात पर लगी हुई हैं कि इसहाक डार साहब जो अब वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं, क्या अब भी उनकी नज़र होगी फ़ाइनेंस पे? क्या वो कोशिश करेंगे इंटरफेयर करने की या नहीं? इसी हवाले से ऑब्वियसली कुछ तनकीद भी सोशल मीडिया पे हुई जब नए फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस पर भी गुफ्तगू हुई और साथ में फिर जब कमिटीज़ बनी तो इत्तलात ये आई कि इसहाक डार साहब जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमेटी को हेड करें और जो ECC है एक बहुत अहम कमेटी उसको वज़ीर ख़जाना की बजाय वज़ीर आज़म साहब ने हेड किया। इस पर भी हम कह सकते हैं कि बहुत बात हुई, डिस्कशंस हुई और फिर 24 घंटे में ही ये जो फैसला था इसको तब्दील कर दिया गया। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। जी मिफ्ता साहब, सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली नए वज़ीर ख़जाना आए, सबकी नज़रें इस पर हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो कितनी दिलचस्पी लेंगे। सर प्राइवेटाइजेशन कमेटी को अब भी इसहाक डार साहब हेड कर रहे हैं। ये आपके ख्याल में एज समवन हु इज ऑब्वियसली वर्कड इन द गवर्नमेंट ये कितनी अनयूजुअल या यूजुअल मूव है? बिकॉज ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग तो देख के इसको परेशान होते हैं कि वजीर खारजा का क्या काम कि वो प्राइवेटाइजेशन की कमेटी को इस तरह हेड करें। वैसे तो आरफा साहबा ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और उनका डिस्कशन है। अब वो चाहते हैं अगर कि फॉरेन मिनिस्टर, और ज़ाहिर है कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको फाइनेंस के मामलात का इदराक है तो उनको रख लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर को भी रख सकते थे, किसी और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को भी रख सकते थे। ये मेरे ख्याल से जो एविएशन की चीज़ें हैं वो तो ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे दे दी हैं, एयरपोर्ट को जो वो करना है। बट नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो दूसरा फैसला था उससे मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रख लें ECC दूसरा को। फैसला कौन सा सर?
کہ پرائم منسٹر صاحب خود ECC کو رکھ لیں. آئی تھنک وہ میرے خیال سے جو اب فیصلہ آیا ہے کہ جس میں اورنگزیب کو دے دی گئی ہے, محمد اورنگزیب صاحب کو دے دی گئی ہے ECC, وہ بہتر فیصلہ ہے. جو آپ کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتی ہے کہ اس نے کیا کمٹمنٹ کر رکھے ہیں IMF سے, کیا چیزیں IMF کو منا لیں گے, کیا چیز IMF نہیں مانے گی, تو وہ بیک آف دا ہیڈ ہوتا ہے, تو اس حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور پرائم منسٹر کو ایک اور چانس ملتا ہے کیونکہ ہر یہ فیصلہ جو اپروو ہوتا ہے وہ جائے گا پھر کابینہ کے اندر, شاید SIFC میں بھی, تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک یا دو اور آپشنز ہوں گے اس کو امینڈ کرنا اگر وہ نہیں مانتے. لیکن بہتر فیصلہ ECC میں تبھی ہوگا جب سب لوگ کھل کے بولیں, جو کہ فائنانس منسٹر کی چیئرمین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر کی چیئرمین میں تو شاید سر اتنا وائی ڈو نہیں یو ہو. تھنک دا پرائم منسٹر میڈ دس ڈیسیجن؟ سر میں یہ آبویسلی آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت قیاسرائی تو ہو ہی رہی ہے اسلام آباد میں نئے فائنانس منسٹر کے حوالے سے, اور جو پارٹی کی سیاست ہے, اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک رول رہا ہے کہ کتنا آسان یا مشکل ہے جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے شریف فیملی سے, ان کے لیے ایک نئے آدمی کو ایکسیپٹ کرنا اس رول میں. So obviously when شہباز شریف صاحب took that position تو سب کا یہی خیال تھا کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ فیصلے جو ہوں گے وہ ان کے پاس ہی رہیں گے ECC میں. نہیں, میں سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو ایک مرتبہ ریویو کا چانس ملتا ہے. جب میں فائنانس منسٹر تھا تو میں ECC کا چیئرمین بھی تھا, اور مجھے یہ پتا تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو کن کن مسئلوں پہ زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ والے فیصلے سے میں ان سے پہلے بھی پوچھ لیتا تھا. دن میں ویسے بھی پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کی کوئی 4 مرتبہ فون پہ بات ہوتی ہے یا میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں, 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. سو دیر از گڈ کمیونیکیشن. سو آئی نیو کہ یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن واز سم تھنگ کلوز ٹو ہز ہارٹ, ویٹ اور فرٹیلائزر امپورٹ واز سم تھنگ کلوز ٹو ہز ہارٹ, اور اگر بجلی گیس کی قیمتوں میں کبھی سر ہم نے آپ کیا یہ کہنے کی کوشش کریں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اورنگزیب صاحب کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ واٹ از کلوز ٹو ہز ہارٹ اور کون سے ایشوز ان سے پہلے ہی ڈسکس کر لینے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اور کیوں یہ شہباز صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا اور کیوں تبدیل کیا, لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تبدیلی جو یہ والی تبدیلی ہے یہ بہتر تبدیلی ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ گیس کے فیصلے لیے تھے قیمت بڑھانے کے وغیرہ کے, جو شہباز صاحب نے کابینہ کے لیول پہ مجھے منع کر دیا کہ مفتاح یہ ابھی میں اپروو نہیں کروں گا, تو پھر میں اس کو وڈرا کر لیتا تھا اس ایجنڈا آئٹم کو. تو پرائم منسٹر always has a second shot and he is the ultimate boss, so obviously he can decide. صحیح. تو سر اب if the prime minister always does have a second shot, اور اب تو بہت سے مشکل فیصلے جو آ رہے ہیں سر, خاص طور پہ جو ٹیکس کا ذکر ہو رہا ہے, ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کا, دوسری طرف ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانے کا, کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ بیکاز آبویسلی آپ نے بھی بجٹ میں کوشش کی تھی ایک مرتبہ اس طرح کا ایک ٹیکس لگانے کی دکانداروں پر. دیکھیں, جب آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو دکاندار تو خوش نہیں ہوں گے, ان کے لیے مشکل ہوگی, سیاسی طور پر مسلم لیگ کے لیے مشکل ہوگی. لیکن اب مطلب آپ نے اگر 50,000 روپے کے اوپر سے انکم ٹیکس شروع کر دینا اور سبسٹینشل انکم ٹیکس شروع کر دینا 1 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ لینے والے کے اوپر, تو آپ کس مورل بیسس پہ دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے؟ جسٹ میکس نو سینس. تو دکانداروں سے ٹیکس سر لینا آپ ضروری. سیاسی بیسس پہ نہیں لیتے نا ان سے, آپ مورل بیسس پہ تو نہیں, وہ فیصلہ تو سیاسی ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہاں and that politics is still there نا سر. I think that the politicians have realized کہ یہ جو پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں اس کا کوئی اتنا دورس فائدہ نہیں ہوتا. آپ جیسے جانتی ہیں اور شاید آپ ریفر بھی کر رہی ہیں کہ جب مجھے بھی رکوایا تھا کہ یہ فیصلہ نہ کرو, اور اس کے بعد جب میں گیا اور پھر یہ فیصلہ نہیں ہوا 1 سال, تو کوئی ایسی خاص کامیابی تو نہیں ہوئی مسلم لیگ کو الیکشنز کے اندر. تو یہ جو آپ انیویٹیبل فیصلے ڈیلے کرتے ہیں, اور جس نہج پہ ہم آج آ گئے ہیں کہ آپ مزید قرض لے کے یا مزید پیسے چھاپ کر مسئلوں سے نہیں نکل سکتے, آپ کو اب مسئلے ہیڈ آن فیس کرنے پڑیں گے. تو میرے خیال سے جس موڈ میں SIFC بیٹھی ہوئی ہے, اور جہاں پہ اور وہ اس وقت جو تھا وہ میرا شوق تھا, سمجھ لیجئے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا, اب IMF کا شوق ہے یا حکم ہے, تو میرے خیال سے اب تو یہ ہو ہی جائے گا. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ IMF will push it and there's no other option جو حکومت کے پاس ہے. سر آپ نے بات تھوڑی سی بیچ میں گول کر دی,
ڈار صاحب ایز ہیڈ آف پرائیویٹائزیشن، زبیر صاحب نے بہت تنقید کی ہے بقول ان کے جب وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے تو بہت سارا کام بھی ہو گیا تھا، پی ایم ایل این کی اس حکومت نے پرائیویٹائزیشن پہ بہت سا کام بھی کر لیا تھا، بقول ان کے آخری منٹ پہ سب کچھ جو روکا گیا وہ اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پہ روکا گیا. Would you link that to the privatization committee that's been set up now under Ishaq Dar صاحب؟ دیکھیں اگین یہ جو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے آپ کو، آپ اس لیے شاید نہیں کر رہے، کر تو لینی چاہیے کہ آپ 90 ارب روپے کا پی آئی اے میں نقصان کرتے ہیں سالانہ، آپ اس لیے شاید پرائیویٹائزیشن نہیں کر رہے کہ آپ 700 ارب روپے سے زیادہ حکومت کی کمپنیوں میں نقصان کرتے ہیں، آپ اس لیے پرائیویٹائز نہیں کر رہے کیونکہ بجلی اور گیس کی نرخوں میں کمی کرنے کا اور کوئی آپشن نہیں رہا، آپ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اب آپ کو دنیا قرض نہیں دے رہی اور پیسے آپ چھاپ رہے ہیں تو صرف مہنگائی ہو رہی ہے، تو اب آپ کے پاس مجبوراً آپ کو دنیا کی بات ماننی پڑ رہی ہے، آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑ رہی ہے، لیکن چلیں کسی غلط وجہ سے بھی اگر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچے تو صحیح نتیجے پہ پہنچے، تو میرے خیال سے پرائیویٹائزیشن تو کرنی ہوگی جو بھی چیئرمین ہو، اور میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو کام ہو چکا ہے پی آئی اے پہ، تو پی آئی اے ایک مرتبہ پہلے ہو جائے گی اور عوام کا اس سے میڈم فائدہ ہی ہوگا. 6-8 مہینے بعد آپ دیکھیں گے اگر لیسکو یا ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پرائیویٹائز ہوتی ہیں تو بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس سسٹم میں، اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتی ہے. صحیح سر آپ نے بات مکمل کر لی؟ جی آپ کی. ہاں جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی بیک، اور پھر ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے، اور اب ہم ان سے بات کریں گے، معیشت پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، تھوڑی سی سیاسی بھی کریں گے. سر ون لاسٹ کویسچن، وزیر اعظم صاحب نے آج میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ پریشانی کا، غصے کا اظہار کیا ہے گیس پرائسز کو لے کے، فورینسک آڈٹ بھی انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، انہوں نے اور بھی انسٹرکشنز دی ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈز دس مین، آئی مین آبویسلی پہلا دماغ میں خیال یہی آتا ہے کہ پھر کہیں جو اب پرائس انکریزز کی بات کمپنیز کی طرف سے ہوگی وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گی، سیاسی حکومت کے لیے مشکل فیصلہ ہوتا ہے. سیاسی حکومت کے لیے تو ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے عوام کی اور قیمتیں بڑھانا، لیکن پچھلی حکومت نے، کیئر ٹیکر حکومت نے میرے خیال سے بہت زیادتی کری ہے، کچھ زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں، بالخصوص صنعت کی، اور اس سے میرے خیال سے ایکسپورٹس پہ، پاکستان کی برآمدات پہ مضر افیکٹ ہوگا. میں ایسے ہی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 3 گنا سے زیادہ قیمتیں بڑھا گئی ہیں، 300%، اور 70 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی غلطیاں کرتی ہے ایس ایس ڈی سی اور ایس این جی پی ایل، اس کا سارے کا خمیازہ جو ہے وہ کسٹمرز پہ جاتی ہے. تو وہ آئی ایم ایف کا ایک بات کر اور کہ بھئی آپ، آئی ایم ایف نے کہا ہے سبسڈی نہ دو، سبسڈی آپ لیتے ہیں اور آپ سارے کے سارا جو اپنا غلطی کرتے ہیں، جو آپ بدعنوانی کرتے ہیں، جو آپ مس مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کا سارا کا خمیازہ آپ کسٹمرز پہ ڈال رہے ہیں، اور سبسڈیز بھی آپ جو ہے وہ جو دے رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی کسٹمرز پہ ڈال رہے ہیں. تو گیس آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہے، بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے. مثال کے طور پر گیس کی جو قیمت ہے اس وقت دنیا بھر میں، انٹرنیشنل جو ایل این جی کی قیمت ہے وہ $8 ہے، یعنی کہ 2100-2200 روپے. پاکستان کے اندر جو صنعت کو آپ گیس بیچ رہے ہیں وہ 3500 روپے سندھ میں اور 4000 روپے پنجاب میں بیچ رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے. تو اس کی قیمت پہ اگر وزیر اعظم، سر آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی آپ صحیح کہتی ہیں تو میں رک جاتا ہوں. ہاں نہیں سر، دیٹس ناٹ واٹ آئی مینٹ. جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب صحیح کر رہے جی ہیں فرمائے. اس کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ مطلب کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو چاہ رہے تھے کہ گیس کی کمپنیوں کی قیمتیں زیادہ بڑھ جائیں، جو بھی وجہ سے، سٹاک مارکیٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک مرتبہ وزیر اعظم صاحب اگر نظر ثانی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک فیصلہ ہے. ٹھیک. مفتاح صاحب سر اب تھوڑا سا سیاسی، پاکستان مسلم لیگ نواز پاور میں آ گئی ہے، مگر بہت ایک عجیب بات ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پارٹی میں سے تنقید ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے اگر پی ڈی ایم کے زمانے میں آپ تھے، اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب، پھر اب زبیر صاحب بھی بول پڑے، پھر جاوید عباسی صاحب بھی.
जावेद लतीफ़ साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं. सर, डू यू थिंक दिस, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? क्यों अमूमन जब पावर में पार्टी आती है तो इस तरह की आवाज़ें मध्यम पड़ जाती हैं, यहाँ तो बढ़ती चली जा रही हैं. देखिए, मैं और अब्बासी साहब तो किसी और वजह से पार्टी से काफ़ी अरसे से पीछे हट गए थे, बिकॉज़ हम समझ रहे थे कि पार्टी ने अपना जो जो मॉरल क्लैरिटी थी, सर, जो आप 2000 पार्टी में हैं या नहीं है? नहीं हूँ मैडम, मैं तो पीछे हट चुका हूँ. 2000 मैं अब तो और इलेक्शन भी नहीं लड़. अब्बासी साहब? अब्बासी साहब भी पीछे हट गए. अब्बासी साहब तो रोज़ ये ऐलान करते हैं नहीं, कि वो अपनी पीछे पार्टी हट गए सर, पार्टी में है कि नहीं है? हैज मैडम ही पार्टी लेफ्ट में द पार्टी नाउ? कोई मतलब कोई टैटू तो नहीं कराना होता ना स्किन पे कि हम पार्टी में हूँ या नहीं हूँ. शहबाज साहब जब ये कह रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामात पे कि मैं अपनी पार्टी बनाने का सोच रहा हूँ, दोस्तों से बातचीत कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो पार्टी से तो पीछे हट गए. ना कभी पार्टी ने इनको किसी मीटिंग में बुलाया है, ना इन्होंने कभी जाने का कोई वो किया है, जाने का इजहार किया है. तो पार्टी से वो पीछे हट गए हैं. गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून, हम ये समझते हैं कि मॉरल क्लैरिटी जो उसने 2008 के बाद ली थी, आपको पता है कि 90 की दहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ जो थे वो एक म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर. फिर मियां साहब ने कहा वो था कि तो हम सर पीछे आपके वजूहात हैं, बट जुबैर साहब हों या जावेद अब्बासी साहब हों, ये क्यों इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ? देखिए मैडम, जुबैर साहब ने जो बात की है मतलब प्राइवेटाइजेशन वगैरह के बारे में, वो इनके एक वो अपने निजी और अपने जो हमारे जो पार्टी के सर्कल्स थे उसमें तो ये काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे. अब इन्होंने ये आके टीवी पे बात कर दी है. मुझे जावेद अब्बासी साहब ने क्या बात करी और क्यों की है मुझे उसका इल्म नहीं है. ना ही मुझे मियां जावेद लतीफ़ ने ये बात ज़रूर की है कि जब उन्होंने कहा कि मेरे वोट रिकाउंट कराओ, तो उनको किसी ने थ्रेट किया कि अगर तुम्हारे वोट रिकाउंट होंगे तो मियां नवाज शरीफ के भी रिकाउंट होंगे. और जावेद लतीफ़ साहब ये इम्प्लाई कर रहे थे कि शायद मियां साहब के इतने वोट नहीं निकलेंगे या वटेवर, कम से कम ये थ्रेट किया जा रहा था. तो अब जावेद लतीफ़ साहब का मेरी कोई गुफ्तगू जावेद लतीफ़ साहब से नहीं हुई है कुछ दिनों से, चंद हफ्तों से, तो मुझे नहीं पता सच बात. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से. आज काफ़ी अरसे के बाद इस मामले पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में. दिसंबर में जब पिछली दफ़े इस मामले को सुना गया था तो जो फ़ैसला था वो पिछला हाई कोर्ट का, उसको मुअत्तल कर दिया गया था जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि अब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उनमें ट्रायल्स जो हैं वो जारी रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आ जाता. आज नए बेंच की जिसको तश्कील दिया गया उसके बेसिस पे आज हियरिंग हुई और वहाँ बात ये हुई कि जजेस ने भी ये पूछा हुकूमत से कि कितने मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, कितने मुल्ज़िमान ऐसे हैं जो बरी हो गए हैं. अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, बट ऑब्वियसली हतमी फैसले से रोका गया था. ये तफसीरात जो हैं ये हुकूमत या अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अगली समाअत तक लेकर आएंगे. जो ख्वाजा जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील थे, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उन्होंने ऑब्वियसली अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स जारी रखी उसमें उन्होंने कहा बेसिकली कि जो फ़ैसला आना चाहिए वो मुतनाज़े नहीं होना चाहिए, कि अगर वो 6-4-2 से अगर हो गया, कलअदम करार दे दिया गया, तो उनके ख़्याल में ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे अदलिया पर अवामी एतमाद शायद जो है वो बहाल ना हो सके. सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ खान साहिबा, सुप्रीम कोर्ट पे रिपोर्ट करती हैं जियो न्यूज़ के लिए. वेलकम टू द शो मरियम साहिबा. जी बताइए, क्या आज कोर्ट के अंदर ये डिस्कशन हुई सारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से काफ़ी, और ये भी बताइएगा कितने लंबे अरसे के बाद क्यों ये समाअत हुई है? जी, इसकी पिछली समाअत जनवरी में हुई थी, जनवरी के इख्तिताम में, और उसके अंदर ये हुआ था कि जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया था और उन्होंने उस एतराज़ के ऊपर केस सुनने से माज़रत कर ली थी. बेंच टूट गया था, दोबारा जजेस कमेटी को बनाने के लिए भेजा गया. अब ये नया 6 रुकनी बेंच है जो आज पहली बार इस केस पर समाअत कर रहा था और आज उसके ऊपर भी
एतराज़ उठाया जवादिस ख्वाजा के वकील ने, और उन्होंने ये कहा कि आप 9 रुकनी बेंच बनाने के लिए दोबारा इस मामले को जजेस कमेटी को भेजें। लेकिन बेंच ने अपने ऊपर उठने वाले एतराज़ के बावजूद अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और उनसे पूछा, बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने, कि आप मुझे बताइए कि 103 अफराद मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल चल रहा है और वो मिलिट्री तहवील में है, तो उनका ट्रायल की सिचुएशन क्या है? और ये भी पूछा कि क्या इनमें कोई ऐसे हैं कि जिनकी बरियत बनती है? अगर बनती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि इन 103 अफराद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और सज़ाएँ जो सुनाने का अमल है वो सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक सज़ाएँ नहीं सुनाई जाएँगी। तो फिर बेंच की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए। ये सवाल और ये हिदायत अटॉर्नी जनरल से बार-बार की गई कि उन 103 अफराद में से जिन अफराद की बरियत बनती है या जिनकी कम सज़ाएँ हैं, उनकी तफ़सील अदालत को फ़राहम कर दी जाए, ताकि जो हमारा यानी अदालत का पहले वाला हुक्म इम्तना है उसके अंदर कोई तरमीम की जा सके। अब यहाँ पर बेंच ही की रुकन है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उन्होंने ये एतराज़ उठाया है कि अगर अदालत इन 103 अफराद में से जिन अफराद की जो अफराद बरी हो गए हैं, उनकी हद तक फैसला देती है, तो इसका मतलब है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल पर इख्तियार समाअत को एक्सेप्ट कर रहे हो और ये कह रहे हैं कि सही। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं। अब इसी तरह अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि वो जुमेरात तक ये लिस्ट अदालत को फराहम कर दें कि 103 में से कितने अफराद हैं जिनकी बरियत बनती है और कितने अफराद हैं जो इन 10 माह की तहवील के अंदर अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं और उनको भी अब बरी हो जाना चाहिए। तो जुमेरात तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। अब जुमेरात को देखना होगा कि अदालत अपने हुक्म को अमेंड करती है तो कैसे करेगी। बिल्कुल ठीक। मरियम साहब, दो सवाल। एक तो ये बताइएगा कि आज कुछ इतलात ऐसी भी थी कि जो तहवील में है लोग, उनके खानदान भी आए थे ये हियरिंग सुनने के लिए, इज दैट करेक्ट? जी, जी। आज जो 103 अफ़राद हैं, उनमें से बेशतर के ख़ानदान वाले आए थे, केस सुनना चाह रहे थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में दाख़िले की इजाज़त नहीं मिली और फिर जब दरख्वास्त गुज़ारों के जो वकील हैं, उन्होंने ये बात अदालत के सामने ये मुद्दा उठाया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि अदालत में पहले ही जगह नहीं है, क्योंकि वो छोटी कोर्ट रूम थी, ऑलरेडी फुल थी। लेकिन फिर जब उनसे ये कहा गया कि वो सुनना चाहते हैं, अदालत में किसी को आने से रोका नहीं जा सकता, तो फिर उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देख लेते हैं। जो वकील थे एक सिविल सोसाइटी से फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है कि ये हो सकता है कि आप बराह रास्त नशरियात कर दें इस केस की, ताकि ये मसला सबके लिए हल हो जाए। अगर कोई नहीं भी आ सकता तो वो बराह रास्त इस केस को देख सके। अदालत ने इन दरख्वास्तों के ऊपर अभी हुक्मनामा जारी करना है। ये दरख्वास्तें आज की गई हैं अदालत में। तो रोका किसने उनको कोर्ट में आने से? प्रेमिसेस पे ही आने की इजाज़त नहीं थी या कोर्ट रूम में नहीं उनको आने दिया? उनको प्रेमिसेस में ही नहीं आने दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का बाहर दाखिली दरवाज़ा है, वहाँ से रोका गया था। अंदर तो कोर्ट रूम के बाहर तक की नौबत ही नहीं आई, तो वो फिर मुद्दा उठाया गया था अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने भी ये कहकर कि इतनी स्पेस नहीं है अदालत के अंदर, तो उस बात को इतना एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के सही। अंदर बहुत से वैसे ही वकीला और मीडिया की बड़ी तादाद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपने हमारे लिए। वाला नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर के एक मशहूर कॉलेज की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे एचएसएन कॉलेज का। पिछले कुछ घंटों में हम कह सकते हैं कि पहले ये सोशल मीडिया और फिर न्यूज़ चैनल्स पे इतलात आना शुरू हो गई कि एक जो गवर्नर हैं, माफ़ करिएगा मिनिस्टर हैं वफाकी काबीना में अहद चीमा साहब, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट गई हुई थी एचएसएन कॉलेज को कि उनके बच्चे क्योंकि इस्लामाबाद में आजकल पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ी जो है वो माफ़ की जाए। इस पर अभी बात चल ही रही थी कि ये इतलात भी सामने आ गई कि जो एचएसएन है, एचएसएन के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका जो एक ख़त है अपने स्टाफ के नाम वो भी पब्लिक हो गया है। और उस ख़त में वो कहते हैं कि इंतहाई बुरी जो गवर्नेंस है और वो इतने तसलसल से ये गवर्नेंस बुरी रही है कि अब मेरे पास और कोई जो है चॉइस बाकी नहीं बची थी कि कॉलेज की मैं शोहरत को बचा सकूं, और इसीलिए उन्होंने अब इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये गवर्नेंस की बात थी उसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत ये गुफ्तगू हो रही है कि जो गवर्नर हैं पंजाब के, उनकी तरफ से बहुत गालबन इंटरफेरेंस हो रही थी एचएसएन के मामलात पे। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनके जो बहुत एक सीनियर मेंबर हैं सैयद बाबर अली साहब,
उनका भी इस्तीफ़ा सामने आ गया है। उन्होंने भी जो है सेहत की बुनियाद पे कहा है, बट लोग ऑब्वियसली इसको लिंक कर रहे हैं जो प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा सामने आया है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है नुमान लियाकत साहब, रिपोर्टर है डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी नुमान साहब, बताइएगा कि ये प्रिंसिपल ने वो आहत चीमा साहब वाले वाक़े की वजह से इस्तीफ़ा दिया है या कोई और वाक़यात हैं? असल में मामला है क्या? देखिए जी, ये इशू जो है अगर हम बात करें तो अभी तक ये है कि जो प्रिंसिपल हैं एचिसन कॉलेज के और पंजाब की जानिब से वफाकी वजीर के बच्चों के जो काफी और इनकी फीसिस के हवाले से ये एक लेटर गया था, उस पर ये इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हुए थे। अगर हम बात करें तो ये एक लेटर जो जारी किया गया था फीस माफी के हवाले से, ये 21 मार्च 2024 को जारी किया गया था। उसके बाद जो प्रिंसिपल है, ये 21 मार्च का खत सर जो प्रिंसिपल ने स्टाफ को लिखा है, ये 21 मार्च का वो खत है जिसपे फीस के हवाले से लिखा गया था प्रिंसिपल को। ठीक है, वो जो आहत चीमा साहब के बच्चों की फीस का मामला है। जी बिल्कुल, ये उसके लिए लिखा गया था। फिर जो लेटर एचिसन कॉलेज का है जिस पर प्रिंसिपल के दस्तखत भी मौजूद हैं, कि 25 तारीख तीसरा महीना 2024 यानी 25 मार्च का है। तो जब ये लेटर जारी हुआ तो ये इख्तलाफात उससे कबल शुरू हो चुके थे, जिस पर इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था इसके अंदर कि बोर्ड की सतह पर जो काम हो रहा है वो आपके नॉलेज में है और इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसल्सल की वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जो मौक़िफ़ है वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की जानिब से इख्तियार किया गया था। इसके अलावा माइकल ए थॉमसन जो है, इनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, इसलिए वो मजीद जो है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूलों के अंदर जो सियासत है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और गवर्नर हाउस की जानिब से भी उन्होंने ये कहा कि जानिबदाराना इक़दाम के बायस जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो तबाह हो गया है। तो ये तमाम तर जो इश्यूज हैं इनके लेटर में नुमान साहब, ये तो उनके लेटर में तो ये जिक्र है, मगर अगर हम सिर्फ आहत चीमा साहब के वाक़ये का जिक्र करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जी उनके जो बच्चे थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद में मिनिस्टर हैं और पहले भी वो वफाकी काबीना का केयर टेकर में हिस्सा रहे, तो उन्होंने अपने बच्चे यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए और वो चाहते थे कि बच्चों की वो फ़ी उनको ना भरनी पड़े क्योंकि बच्चे एचिसन में थे नहीं। और इस मामले पर बकौल आहत चीमा साहब की तरफ से जो पैगामात या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ जो सामने आए हैं या देयर साइड ऑफ द स्टोरी जो भी आप कहें, उसमें वो ये कहते हैं कि जी पॉलिसी ही नहीं थी इस मामले पर। तो जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये मामला गया तो पॉलिसी बन गई और पॉलिसी ये है कि आपके बच्चे अगर स्कूल से लॉन्ग लीव ले लें तो फ़ी देनी नहीं चाहिए। देखिए जी, इसके हवाले से तो कोई रिटर्न अभी तक जो ना इंतजामिया है और ना ही जो अब तक पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और जो आज वफाकी वज़ीर इत्तलाआत इनकी जानिब से ये बताया गया है, इस हवाले से अभी तक रिटर्न कोई चीज सामने नहीं आई है। इनके बच्चे रजिस्टर्ड बताए जा रहे थे। अगर इनकी जानिब से छुट्टियां ली गई थी तो फिर उसका लेटर भी इनको सामने लाना चाहिए था। अब मेन इशू ये है कि अभी तक इस तरह का कोई लेटर जो है वो सामने नहीं आया है जो इंतजामिया को बाकायदा तो तहरीरी तौर पर लिखा गया हो कि इनके बच्चे अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए वो फीस अदा नहीं करेंगे। तो इशू ये है कि अब तक लेटर नहीं आया। इस हवाले से गवर्नर हाउस की जानिब से भी ये कि जो फीस के हवाले से बयान इनको गलत तरीके से बताया जा रहा है इशू, फिर इनको इस तरह जो लेटर चाहिए था, लेकिन अभी तक लेटर ना आना भी एक सवालिया निशान है। और इस हवाले से जो वजीर इत्तलाआत ने भी कहा, तो अगर लेटर होता तो फिर शायद इतनी इसकी हाइप क्रिएट ना होती, लेकिन चूंकि बाकायदा तहरीरी तौर पर नहीं है तो इसलिए अभी तक ये जराए बता रहे कि ये रजिस्टर्ड है उस स्कूल के साथ। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो फीस नहीं बनती थी, लेकिन इसका लेटर अभी तक कोई सामने नहीं आया है। और जो प्रिंसिपल है इनकी जानिब से वजूहात यही बताई गई है कि उसकी जानिब से जो सियासी मुदाखलत की गई है इस पर जो इस्तीफा है वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही।